गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमने जो अल्कोहल यूनिट का जो हमने कल टॉपिक कवर किया था वो था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि केमिकल रिएक्शंस हमने 5 टाइप की डिवाइड की थी। फर्स्ट, इसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो, मतलब जिसमें कार्बोकटाइन बने, ठीक है। तो उसके लिए जब अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात की जाएगी तो हम उस अल्कोहल को मोर रिएक्टिव कहेंगे जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकटाइन का क्या हो, फॉर्मेशन हो। मतलब जब CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बोकटाइन बनता है, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं 3 to 1 होती है। तो हम उस अल्कोहल को मोर रिएक्टिव कहेंगे जिससे CO बॉन्ड ब्रेक होने पर हमें स्टेबल कार्बोकटाइन मिले, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल में हमें मिलता है, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल CO बॉन्ड क्लीवेज के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्कोहल का। समझ रहे हो ना, सब कुछ हमने कल ही कवर किया है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शंस हम करवाएंगे किसकी, अल्कोहल की, ठीक है। और हम बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो ध्यान से देखेंगे आप ये रिएक्शन। रिएक्शन विथ PCl3 या PCl5, PX3 और PX5 कुछ भी ले लेंगे आप, ठीक है। दोनों के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। देखो, कोई भी अल्कोहल हमें लेना है, उसकी रिएक्शन मुझे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से करवानी है। तो जब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से रिएक्शन की जाती है तो हमें मिलता है RX यानी एल्किल हैलाइड, और H3PO3 यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये तब होता है जब हम 3 मोल अल्कोहल की यूज़ करते हैं और हमें 3 एल्किल हैलाइड यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैकेनिज्म देखेंगे। अभी ये देख लो कि अल्कोहल की रिएक्शन जब फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से की जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड वो एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं और H3PO3 बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल की रिएक्शन जब मैं PX5 से करवाती हूँ तो भी मुझे एल्किल हैलाइड ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो सब प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो होता है PuCl3 और HX, डिपेंड करता है हमारा हेलोजन क्या है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनाएंगे हम, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अब मैकेनिज्म देखते हैं। इसका देखेंगे सबसे पहले। देखो देखो मैकेनिज्म, अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन मुझे अक्स की जगह में Cl ले रही हूँ, ठीक है ना। कोई भी हेलोजन आपको लेना है, मैंने Cl लिया है, ठीक है। अब देखो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाली फैमिली में आता है। नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, लेकिन वो बनाता कितने हैं, 3, क्योंकि 3 बनाते ही उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो फॉस्फोरस है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम शो कर सकता है, यानी वो मैक्सिमम 5 तक जा सकता है, जैसे PX5 में वो जाता भी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, 3 और 2 5, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑक्टेट की बात करूँ तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है, तो आप कहोगे हाँ पूरा है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही ना, अब 3 इसको Cl से और मिल रहे हैं, हो गए ना 8, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है। मतलब फिर भी ये यहाँ पर एक लुईस एसिड है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा अल्कोहल से। क्यों लेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल फॉस्फोरस के पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह ये बिहेव करता है। समझ गए ना।
क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ है, यहाँ अल्कोहल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो अल्कोहल यहाँ पर एक लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ये चीज़ समझ रहे हो ना। लुईस ने कंसेप्ट दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड कहलाएगा। तो बस उसके नाम पर ही हमने इसको एसिड और बेस बोल दिया। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए ये एसिड है, ये दे रहा है इसलिए ये बेस है। ठीक है, देखो क्या मिल गया हमें, हमें ये स्पीशीज़ यहाँ पर मिल गई। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से ही थे, और इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने ऑक्सीजन से, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, भाई नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिए, खुद पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये खुद को न्यूट्रल करेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तब न्यूट्रल होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कैसे न्यूट्रल होगा, किसी एक ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भगाएगा, Cl- चला जाएगा यहाँ से, बाहर क्या हो गया यहाँ HCl, समझ रहे हो ना, HCl यहाँ से बाहर हो गया। देखो हमें क्या मिल गया है, ROPCl2, ये बचा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या होगा अब कि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम 2 चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था ये ठीक है, या तो मैं ऐसे कर सकती थी, है ना, यहाँ से ये निकलेगा, वो PuCl2 बाहर हो जाएगा, और फिर HCl का Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना। या तो हम ऐसे कर सकते थे, या फिर हम क्या करवा सकते थे, देखो क्योंकि आपको बुक में वही मैकेनिज्म मिलेगा इसलिए मैं वही डिस्कस करती हूँ। क्या हो कि ये ले तो दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये, है ना, मैंने माना इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा क्या, यहाँ R मतलब कोई भी एल्किल यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव आएगा। ये यहाँ से Cl- को भगाएगा, Cl- को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, RCl बन गया, और बाहर क्या हो गया, HOPCl2, ये बाहर हो गया ना। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, दूसरा अल्कोहल आएगा, वो रिएक्शन करेगा इस ग्रुप के साथ, अब वापस से इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, देखो क्या बन गया, PCl2, और ये है OH, ये फिर से नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Cl- यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हो ना क्या काम कर रही हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते ही R पर पॉजिटिव आता है, और जो Cl- यहाँ से बाहर निकलेगा मैं उसे इसी स्टेप में जोड़ रही हूँ, समझ रहे हो ना। यहाँ मैं थोड़ा अलग करके ही लिख देती हूँ, पता चला समझ में नहीं आ रहा। देखो क्या हुआ, ये मिल गया हमें R पॉजिटिव, Cl- यहाँ से बाहर निकल गया, और ये यहाँ मिल गया। अब Cl- इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RCl, समझ रहे हो ना। ये चीज़ मैंने यहाँ एक ही स्टेप में कर दी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिल गया है, RCl प्लस फॉस्फोरस के साथ 2 OH और 1 Cl, के मिला है ना। अब तीसरा अल्कोहल आएगा, तो इसका तीसरा Cl भी ले लेगा। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक और एल्किल हैलाइड यहाँ पर मिल जाएगा। देखो अब कैसे होगी रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप जो है वो इधर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तीसरा अल्कोहल आएगा, वो इस फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल है भाई, ले ले इलेक्ट्रॉन, दे देगा इसको। देखो क्या बन गया, ROH, फॉस्फोरस के साथ 2 OH और 1 Cl, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन और ये ट्रांसफ़र होगा Cl, बन गया RCl प्लस
फॉस्फोरस के साथ 3 OH, जिसे आप H3PO3 बोल सकते हो। देख रहे हो आप मैकेनिज्म, एक ही स्टेप 3 बार आया है क्योंकि मैंने 3 मोल की रिएक्शन करवाई है ना। तो आप 1 मोल से भी करवा सकते हो, 1 मोल से एक एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएगा। 3 मोल की करवाओगी तो 3 एल्किल हैलाइड आपको मिल जाएंगे। ये इसका मैकेनिज्म है जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या किया है हमने वो देखते जाओ। हमने सबसे पहले क्या किया, अल्कोहल लिया। अल्कोहल की रिएक्शन हमने करवाई है फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से, ठीक है। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड में हमने क्या देखा कि जो फॉस्फोरस है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। लुईस ने ये कहा कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड होता है और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है। तो उसके आधार पर मैंने अल्कोहल को लुईस बेस कह दिया और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड को लुईस एसिड कह दिया। समझ रहे हो इतना, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने जो कंपाउंड है उसमें रिएक्शन आगे जब हमने देखी तो किस तरह से रिएक्शन होती है कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जब दिए तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मतलब चार्ज आ गया वहाँ पॉजिटिव। ऐसे ही फॉस्फोरस ने जब इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो नेगेटिव खुद को न्यूट्रल करेगा तो Cl- को भगाएगा, और जब O+ खुद को न्यूट्रल करेगा तो वो R के जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो R पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो जिस Cl- को फॉस्फोरस भगाता है उसी Cl- को वो R पॉजिटिव लेके RCl बना लेगा, यानी एल्किल हैलाइड। समझ गए इतना, ये 1 मोल का रिएक्शन है। अब दूसरे मोल की रिएक्शन करवा दी हमने फॉस्फोरस डाईहैलाइड हाइड्रोक्साइड से। 2 तो उसके पास हेलोजन है और 1 OH है, ठीक है। सेम यही रिएक्शन वापस हो गई, दूसरा एल्किल हैलाइड मिल गया। अभी भी फॉस्फोरस के पास एक और हेलोजन है, मतलब वो एक और अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो मैंने तीसरा अल्कोहल लिया है साइड में, उसकी रिएक्शन मैंने फिर से करवाई है फॉस्फोरस डाईहाइड्रोक्साइड हैलाइड से, और मुझे फिर से एक और क्या मिल गया है, एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। और बाहर क्या हो गया है, H3PO3। ये रिएक्शन आप अच्छे से समझ रहे होंगे किस तरह से हमें करनी है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम जो रिएक्शन देखेंगे वो होगा PX5, यानी मैं ले रही हूँ PCl5, ठीक है ना। कोई भी आप फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड यूज़ कर सकते हो, हेलोजन आप चाहे Cl ले लो, Br ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें हमने 3 अल्कोहल से 3 एल्किल हैलाइड बनाए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन में लेना तो मुझे वही अल्कोहल ही है, ठीक है। अब जो अब जो अल्कोहल है, ठीक है, उसकी रिएक्शन मुझे करवानी है PX5 से। PX5 जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ PCl5 ले रही हूँ। तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा तो एल्किल हैलाइड, POCl3 और HCl मिलेगा। समझ रहे हो, देखो मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले अल्कोहल, और ये है फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, हैलाइड अपना क्लोराइड है तो आप क्लोराइड लिख लो, पेंटाक्लोराइड। ये अपना कोई भी अल्कोहल हमने लिया है, ठीक है। देखो फॉस्फोरस यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, तो अभी मैंने क्या कहा कि फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जा सकता है, जो ये जा भी रहा है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है D,
इसलिए ये अपने ऑर्बिटल का विस्तार कर सकता है मैक्सिमम 5 तक, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर लुईस एसिड है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे ले सकता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। देखो ये बन जाएगा क्या, 3 4 और ये है 5, ये लो आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। नेगेटिव आते ही इसने H+ को भगाया, इसने Cl- को भगाया, कौन आ गया बाहर, HCl। हमें क्या मिल गया, ROPCl4। अभी 5 बॉन्ड बन रहे हैं, न्यूट्रल है ना, ठीक है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी है उसके पास, तो ये ऑक्सीजन से वापस से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ से ले सकता है। देखो क्या होगा, RO, फॉस्फोरस ने ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज आ गया इस पर नेगेटिव, यही बनेगा ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, R से, ये बाहर निकालेगा Cl- को। देखो क्या बन रहा है अपने पास, अपने पास जो स्पीशीज़ बन रही है वो है R+, ठीक है, बाहर निकल रहा है Cl- और हमें क्या मिल रहा है, POCl3 मिल गया ना। अब जो Cl- निकला है वो अटैक करेगा इस R+ पर और क्या बना लेगा, एल्किल हैलाइड। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की अल्कोहल के साथ, तो वो रिएक्शन करके हमें एल्किल हैलाइड देता है और जो सब प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिलता है, POCl3। समझ रहे हो ना। और HCl इस रिएक्शन में बाहर निकल जाता है। समझ गए ना रिएक्शन, सेम PX3 की जैसे की है वैसे ही है, बस यहाँ सब प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। वहाँ H3PO3 बाहर निकल रहा था और यहाँ POCl3 बाहर निकलेगा। सबसे पहले फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन से, वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन ने दे दिए तो इस पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि ये खुद को न्यूट्रल करेगा, Cl- को भगाएगा, ये खुद को न्यूट्रल करेगा तो H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ आ रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉस्फोरस के फिर से 5 ही बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल फिर से प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन से फिर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया फिर से चार्ज क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव आते ही यहाँ से Cl- को निकालेगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव, तो ये यहाँ R के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ रहे हो ना। तो देखो हमारे पास R+ आ गया, Cl- आ गया, Cl- इस R+ पर अटैक करके क्या बना लेता है, एल्किल हैलाइड बना लेता है और POCl3 एज ए सब प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। समझ गए ना। ये आपका फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन था अल्कोहल का, जो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड आप किसको बोलते हो, SOCl2, वही होता है ना, SOCl2। देखो रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। समझ रहे हो ना। थायोनिल क्लोराइड से हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है। रिएक्शन किसकी करवाएंगे, अल्कोहल की। अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 से किसी बेस के प्रेजेंस में की जाती है, ट्राईएथिल एमीन में एज ए बेस यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ट्राई एल्किल एमीन एक बेस की तरह यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है एल्किल हैलाइड और SO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। देखो
मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले अल्कोहल रिएक्शन करेगा SOCl2 से, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत सल्फर से ज़्यादा है, तो जैसे ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता था वैसे सल्फर से भी खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर पर चार्ज पॉजिटिव आता है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर यहाँ अटैक कर देगा। देखो क्या बन रहा है, यही बनेगा। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये यहाँ नेगेटिव है। जैसे ये यहाँ जाएगा, किसी एक ग्रुप को भगाना पड़ेगा इसको, Cl- एक लिविंग ग्रुप के तौर पर यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और ये इस H की इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से H+ निकाल देगा। बाहर क्या हो गया, HCl, समझ रहे हो ना, HCl यहाँ से बाहर निकल गया। हमें क्या मिल गया है, ROH+OCl। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में जो HCl बना है ना, वो वापस से यहाँ रिएक्शन कर सकता है, यहाँ H और यहाँ Cl फिर से आ जाएगा और हमें फिर से यही रिएक्टेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि हमें रिएक्शन करवानी है भाई, हमें अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना है, वापस से अल्कोहल थोड़ी बनाना है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ये HCl रिएक्शन वापस से इससे कर पाए, इसलिए हम रिएक्शन में बेस यूज करते हैं। देखो ये स्टेप आप लास्ट में बनाओगे, है ना। जो बेस है वो इस HCl से रिएक्शन करके, बेस है ये एसिड है, H+ ले लेगा, NAT3H, ये साल्ट बना लेगा। साल्ट बनने के बाद जो HCl है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, अब वो रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम वापस से जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वो वापस से उसी स्टेप में चला जाए, तो हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें बेस को यूज़ करते हैं। तो जो बेस होता है वो इस HCl की रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, समझ रहे हो ना। अब देखो अब क्या होगा, अब हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। ठीक है, अब इस कंपाउंड में देखो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, समझ रहे हो ना, रेजोनेंस करेगा। तो देखो अनादि संरचना आप कुछ ऐसे बना देंगे, O- और ये है Cl, ऐसे बनाओगे ना तो वापस से यहाँ चला जाएगा, ऐसे होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये इसके अनादि संरचना है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ देखो पॉजिटिव आ रहा है ना। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या होगा कि जब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा, ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा R से, और ये जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से Cl- को बाहर कर देगा। SO2 एक गैस होती है जिसकी रिमूवल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आसानी से रिमूव हो जाएगी। देखो हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया SO2 R पॉजिटिव और एक हमें मिल गया है Cl-। तो जो R पॉजिटिव Cl- है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा इधर बना देते हैं Cl- एल्किल हैलाइड हमें दे देते हैं। समझ रहे हो क्या रिएक्शन। जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें मिलता है एल्किल क्लोराइड और SO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है। हम रिएक्शन में बेस का यूज करते हैं क्योंकि जो इस रिएक्शन में HCl बनता है, ठीक है, वो HCl वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। हम नहीं चाहते कि ये पार्टिसिपेट करे, ठीक है, इसलिए हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या होता है, हमें एसिड बेस का साल्ट मिल जाता है, तो HCl की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। फिर हमने आगे देखा कि SO2 की निकलने की टेंडेंसी है क्योंकि वो गैस है, तो SO2 जैसे यहाँ से निकलेगा हमें एक कार्बोकटाइन मिलेगा और एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा Cl-। तो Cl- उस पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा,
एल्किल क्लोराइड। समझ गए ना, ये बन जाएगा। अब आपने देखो एक रिएक्शन पढ़ा है डार्जन रिएक्शन, ठीक है। डार्जन रिएक्शन यही होती है जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ क्या होता है कि हम बेस नहीं लेते। जब हम बेस नहीं लेते हैं तो वहाँ हमें HCl भी मिलता है, HCl गैस भी बाहर निकलती है और SO2 गैस भी वहाँ से बाहर निकलती है। देखो डार्जन रिएक्शन अगर हम बनाएं, ये वाला स्टेप नहीं आएगा, ये वाला है ना, बाकी तो यही रहने वाला है। देखो डार्जन रिएक्शन क्या होती है कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करवाई। रिएक्शन तो वैसे ही होगी भाई, बेस हमने नहीं लिया है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बन गया, यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये रेजोनेंस करेगा Cl- बाहर निकलेगा। क्या निकल गया? HCl, ठीक है। HCl निकल गया। अब इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है ना। HCl एक गैस है, निकल जाएगी आराम से। ये लो, ये स्टेप समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आकर Cl को भगा देंगे। क्या मिल गया हमें? SO2 प्लस R पॉजिटिव, ये Cl- यहाँ अटैक करके क्या बना देगा? RCl। तो जो डार्जन रिएक्शन है उसमें सिर्फ यही होता है कि हम बेस नहीं लेते, बेस की एब्सेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। समझ गए ना? इस तरह से आप रिएक्शन करवा देंगे। ये रिएक्शन था SOCl2 से डार्जन रिएक्शन, हमने अभी देखी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हम क्या कवर करेंगे? हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन आपका नेक्स्ट हेडिंग है, जिसमें क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। 5 रिएक्शन पढ़ी थी ना हमने, 5 टाइप की देखी थी, है ना। जिसमें CO बॉन्ड टूटे, एक वो था जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, फिर डिहाइड्रेशन था, ऑक्सीडेशन था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक था। तो एक हम पढ़ चुके हैं जिसमें CO बॉन्ड टूटता है यानी कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। सेकंड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको अच्छे से पता है, H2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहल जब डिहाइड्रेशन करेगा मतलब H2O निकलेगा तो OH तो अल्कोहल का होगा, तो H जो निकलेगा वो अल्कोहल के पास वाले कार्बन पर होना ज़रूरी है। यानी जब डिहाइड्रेशन होता है तो उसके लिए कंडीशन आप क्या बोल सकते हो कि अल्कोहल के अल्फ़ा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम एक अल्फ़ा H ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? देखो रिएक्शन देखो, ये अपने पास कोई अल्कोहल है, ठीक है। हम रिएक्शन जो करवाएंगे वो एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। आप H2SO4 ले लो, H3PO4, कोई भी आप एसिड यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो एसिड है वो H+ देगा। H+ को एक्सेप्ट कौन करेगा? बेस, ठीक है। यहाँ पर बेस का काम कौन करेगा? अल्कोहल का ऑक्सीजन, ठीक है। अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करेगा? इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। ये बनेगा। जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया ये अनबैलेंस अनस्टेबल, यहाँ से H2O का अणु बाहर निकल जाएगा। हमें मिल गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मिला है 1 डिग्री कार्बोकैटायन हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो वहाँ से H2O का अणु बाहर निकलता है, लेकिन कंडीशन है
कि अल्फ़ा कार्बन पर OH इसका अल्फ़ा ये है, ठीक है ना। तो इसका जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर कम से कम, सॉरी मैंने इधर इसको, वहाँ कम से कम एक हाइड्रोजन होना क्या है, वहाँ ज़रूरी है, ठीक है। अगर वहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहाँ से एलिमिनेशन, सॉरी अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा तो ये है, बीटा कार्बन होना ज़रूरी है क्योंकि बीटा से एलिमिनेशन होगा। यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है, H तो बीटा वाला निकलेगा ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें H को हमें रिमूव करना है। देखो क्या होगा, आप इसको एलिमिनेशन बोल दो या फिर H शिफ्ट बोल दो। यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से H क्या हो जाएगा, H+ के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। H+ निकल गया, यहाँ से हमें क्या मिल गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल गया हमें। इसके अलावा इस रिएक्शन में कोई और प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एक ही था, बीटा कार्बन एक ही है ना। अगर यहाँ एक और कार्बन होता तो बीटा कार्बन 2 होते, वहाँ हम डिसाइड करते कि कौन सा ज़्यादा मेजर होगा। समझ गए ना रिएक्शन। सबसे पहले जो अल्कोहल है वो क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद H2 रिमूव होता है, H2 के रिमूवल से बनता है कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन के जो बीटा कार्बन है वहाँ कम से कम एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, वहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो एलिमिनेट होकर हमें क्या देगा, एल्कीन। तो हम ये कह सकते हैं डिहाइड्रेशन में H2 बाहर निकलता है और एल्कीन का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। समझ गए ना। देखो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं जिसमें 2 तरह की बीटा H हमारे पास प्रेजेंट हो। देखो ये कोई अल्कोहल मैंने लिया, इसको मैंने दिया एसिडिक मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम देते ही सबसे पहले OH इस H को एक्सेप्ट करेगा और H2O यहाँ से बाहर निकालेगा। यही हुआ ना, सबसे पहले H2O को बाहर निकालना है, कर दो। क्या होगा देखो, पॉजिटिव, और ये बन गया क्या, H2O, ये बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक H को यहाँ से भगाना है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 3 बीटा हाइड्रोजन है। तो ये और ये तो सेम है, दोनों में मिथिल है तो अलग तो है नहीं ना दोनों में कुछ, लेकिन ये वाली अलग है इस क्योंकि CH2 की H है, ठीक है। अब देखो मैं एक बार तो यहाँ से भगाऊंगी H को, एक बार यहाँ से। इसको बीटा और इसको बीटा डैश बोल दो, ठीक है। तो बीटा डैश से मैंने H को बाहर निकाला, ठीक है। मैंने यहाँ से H को बाहर निकाला तो देखो ये H यहाँ चला जाएगा, मुझे क्या दे देगा ये, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये वाली एल्कीन मिलेगी। जब मैंने बीटा H को बाहर निकाला, इसको निकाल दो या इसको, एक ही बात है ना, दोनों एक जैसी है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो ना। और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH C CH3 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये CH2, यही बनेगा ना, समझ रहे हो ना। तो आपको अब ये बताना है कि दोनों में से मेजर कौन सा है। देखो हम 12th में एक रूल पढ़ते थे, सेरजेफ रूल। सेरजेफ ये कहता था कि जो एल्कीन बनती है उसमें वो एल्कीन ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ज़्यादा मेजर बनती है या ज़्यादा मात्रा में बनती है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो।
मोर सब्सटीट्यूटेड यानी जिसके साथ ज़्यादा प्रतिस्थापित जुड़े हो वो एल्कीन मेजर बनती है। इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सेजेफ प्रोडक्ट है। समझ रहे हो ना, ये प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, सेजेफ, क्योंकि यहाँ जो एल्केन बन रही है वो मोर सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है, और जिसमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्केन बन रही है उसे हम कहते हैं हॉफमान प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट। सेजेफ और हॉफमान हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर मोर सब्सटीट्यूटेड एल्केन हमें मिल रही हो प्रोडक्ट में तो वो होगा सेजेफ प्रोडक्ट, और अगर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्केन हमें मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आप डिहाइड्रेशन से एल्कीन जनरेट कर सकते हो, समझ गए ना। एक और एग्ज़ाम्पल देखो जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर वहाँ रीअरेंजमेंट हो तो हम वहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH3 ये कोई अल्कोहल है, हमें सबसे पहले इसको देना है H+, ठीक है। H+ आप जैसे ही देंगे हमें अच्छे से पता है ऑक्सीजन उसको ले लेगा और ये बना लिया OH2, H2 बाहर निकलेगा, यहाँ से निकाल दो, एक कार्बन कम बना दिया है ना। देखो हमें ये मिल गया, समझ रहे हो ना, H2 यहाँ से बाहर निकल गया। अब क्या होगा, H2 निकला, हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया कार्बोकैटायन। अगर आपको इस कार्बोकैटायन के बारे में पूछा जाए तो ये कैसा कार्बोकैटायन है, हम देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है ना। वन डिग्री कार्बोकैटायन, तो अगर 1 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम बना सकते हैं तो वो हमें बनाना है। मतलब अगर यहाँ से ये मैथिल यहाँ शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट अगर यहाँ पर हो जाए तो कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन आपको मिल जाएगा। अब कोई रीअरेंजमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो मिल गया कार्बोकैटायन, ठीक है। अब हमें करना है एलिमिनेशन। वहीं 2 कंडीशन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना, दोनों ही बीटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से H निकालेंगे, इसको बीटा डैश बोल दो, ठीक है। एक बार बीटा डैश वाला H निकालेंगे और एक बार बीटा वाला H निकालेंगे। तो बीटा डैश वाला हटा रही हूँ पहले, ठीक है। देखो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH, ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बनेगा। अगर बीटा वाला हटाती हूँ तो क्या बनेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 और CH3। तो अगर आपको कोई मेजर प्रोडक्ट पूछेगा तो आप हॉफमान सेजेफ के बेस पर डिसाइड करोगे। सेजेफ ये कहता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हैं
वो मेजर होती है। तो ये तो है सेजेफ प्रोडक्ट क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ये प्रोडक्ट है हाफमान प्रोडक्ट क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आपको जो डिहाइड्रेशन है वो यहाँ पर प्रोसीड करवाना है, और मोर स्टेबल या लेस स्टेबल एल्कीन आप सेजेफ रूल, हाफमान रूल से डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? रिएक्शन अच्छे से देख लो। सबसे पहले हमने कोई रिएक्टेंट हमने लिया है, उसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाएंगे। ठीक है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो अच्छे से हमें पता है वो अल्कोहल है। ठीक है, तो जब हम एसिडिक मीडियम देंगे तो ये अल्कोहल इस H को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना? जैसे ही उसने H को लिया, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, उस पॉजिटिव को हटाने के लिए वहाँ से H2 क्या होगा? बाहर होगा। जैसे ही वहाँ से H2 बाहर निकला, हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन आया उसकी नेचर कैसी है? वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब हम उस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं तो वो हम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि 1 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, तो हमने क्या किया? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वहाँ पर बनाया है। ठीक है ना? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। एक तो कौन सी है? बीटा डैश, और एक है बीटा। तो पहले मैंने बीटा डैश को जब बाहर किया तो मेरे पास एल्कीन जो आई वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और जब मैंने बीटा एच को रिप्लेस किया तो बनने वाली एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो सेजेव रूल ये कहता था कि जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है वो रिएक्शन में मेजर बनती है। ठीक है ना? और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो माइनर बनती है। तो हाफमान के अकॉर्डिंग तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर होती है, इसलिए नीचे वाला प्रोडक्ट तो है हाफमान प्रोडक्ट, और सेजेफ के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनती है, इसलिए ऊपर वाला सेजेफ प्रोडक्ट। समझ गए ना? ये हमारा जो सेकंड केमिकल रिएक्शन था डिहाइड्रेशन, वो हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम क्या कवर कर रहे हैं? हम CO बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे। सॉरी, CO का तो हमने कर दिया ना, अब OH का करेंगे। ठीक है ना? देखो, थर्ड है OH बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, हमें OH बॉन्ड को अब तोड़ना है। अब ध्यान से देखो, जब मैंने CO बॉन्ड को ब्रेक किया था तो मैंने कार्बोकेटाइन बनने के कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक की, और उसके बेस पे मैंने डिसाइड किया कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उन रिएक्शंस के लिए जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ रहे हो ना? लेकिन जब OH बॉन्ड हमें ब्रेक करना है तो हमने अल्कोहल की एसिडिक नेचर हमने पढ़ी है। अल्कोहल की नेचर अम्लीय होती है क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यहाँ से जब ये H टूटेगा, यहाँ से जब ये H बाहर निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम इस रिएक्शन में अल्कोहल की एसिडिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि H+ बाहर निकल रहा है। ROH बॉन्ड, OH बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है? H+ का बाहर निकलना, मतलब अल्कोहल की एसिडिटी। ठीक है, तो जब मुझे OH बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे अल्कोहल की रिएक्टिविटी पता लगानी है कि कौन सा अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है ना? तो आप बताओगे क्या? मैं बताऊंगी क्या बताना है। देखो, मुझे OH बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो OH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे एसिडिटी चेक करनी है, और एसिडिटी का हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है, एक है 2 डिग्री अल्कोहल,
और एक हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल। कल ही हमने एसिडिटी डिस्कस की थी कि एसिडिटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बढ़ने से कम होती है, पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये यहाँ रिलीज़ करेगा, तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप 2 है और यहाँ डोनेटिंग ग्रुप 3 है, ठीक है ना। यहाँ से H, ये बॉन्ड कब टूटेगा? जब O इस H से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की रेट कब ज़्यादा होगी? जब इधर इसके साथ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींचेंगे तो ऑक्सीजन H से खींचेगा ना, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, समझ रहे हो ना। इसलिए जब हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें 3 एल्किल का प्लस I लगता है, 2 डिग्री में 2 का लगता है और 1 डिग्री में सिर्फ एक ग्रुप का लगता है। तो जैसे जैसे सराउंडिंग ग्रुप का डोनेटिंग पावर यहाँ पर बढ़ता है, वैसे वैसे जो एसिडिक नेचर है वो कम होती जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की H से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब ये दे देंगे तो ये H से क्यों लेगा? टेंडेंसी कम हो गई ना इसकी, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 3 डिग्री की होती है। इसलिए जब हमें OH बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो हम इस तरह से एसिडिक नेचर के बेस पर अल्कोहल की रिएक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल फॉर OH बॉन्ड क्लीवेज, कि जब मुझे OH बॉन्ड को क्लीव करना है तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सिर्फ एक होता है। फिर होगा 2 डिग्री, क्योंकि उसमें 2 होते हैं। फिर सबसे कम एसिडिटी होती है 3 डिग्री की, क्योंकि उसमें डोनेटिंग ग्रुप 3 होते हैं। समझ गए ना? समझ गए आप, मुझे पता है। अब देखो, अब हम कुछ रिएक्शंस, इस रिएक्शन को समझने के लिए हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है एसिडिटी, एसिडिक नेचर। सबसे पहला जो पॉइंट है जो OH बॉन्ड क्लीवेज को रिप्रेजेंट करता है वो है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हमें अच्छे से पता है, अल्कोहल की नेचर एसिडिक होती है। तो इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये जो एल्कली मेटल्स होती है उनके साथ जब इनकी रिएक्शन की जाती है, ठीक है ना, जब इनकी रिएक्शन क्षार धातुओं से एल्कली मेटल से की जाती है तो ये उनके साथ साल्ट बना लेती है, लवण बना लेती है और यहाँ से H2 गैस का निष्कासन कर देती है। क्या बन जाएगा? RO माइनस। Na+ ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस में चेंज हो गया। जो H+, देखो यहाँ से 2 H+ बाहर निकलेंगे, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों H+ इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेंगे और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? सोडियम क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ताकि यहाँ से जो H2 गैस है वो बाहर निकल सके, निकल जाएगी H2 गैस, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो यही है कि अल्कोहल एसिडिटी शो करते हैं, ये अपना H+ रिमूव कर सकते हैं। इसलिए जब इनकी रिएक्शन एल्कली मेटल्स के साथ की जाती है तो ये उनके साथ मिलकर एल्कोक्साइड बनाते हैं। अगर मैंने एल्कली मेटल सोडियम ले ली तो ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। समझ रहे हो ना? अगर लिथियम ले लेते तो लिथियम एल्कोक्साइड, ठीक है। जो भी एल्कली मेटल लिए उसका नाम लिख दो और फिर एल्कोक्साइड लगा दो। अगर RO की जगह CH3O होता तो मिथोक्साइड, इथोक्साइड, कुछ भी एल्कोक्साइड आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट रिएक्शन।
समझ गए होंगे आप, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है एसाइलेशन, एसिलीकरण, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हमें एसिल ग्रुप का एडिशन करना है, ठीक है ना। एसिल ग्रुप का हमें यहाँ पर एडिशन करना है, हमें एसाइल ग्रुप को यहाँ लेकर आना है। देखो क्या होगा, हम जो रिएक्शन करवाते हैं एसाइलेशन में, इसमें जो हम रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगा, अल्कोहल और एसिड हैलाइड, समझ रहे हो। देखो हम सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, हम एसाइलेशन जब हम करवाएंगे तो हमें क्या करना है, एसाइलेशन यानी एसिल ग्रुप का जुड़ना, ठीक है ना। एसाइलेशन यानी COR, ये होता है एसिल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, इसको मुझे जोड़ना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यूज़ क्या करने हैं, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, एसिड क्या होता है RCOOH, अगर इस OH की जगह हेलोजन लगा दूँ, OR लगा दूँ, ठीक है, या फिर एनहाइड्राइड बना दूँ, OCOR लगा दूँ, तो ये सारे एसिड डेरिवेटिव बन जाएंगे। एसिड के डेरिवेटिव एसिड के OH की जगह और कोई लिविंग ग्रुप यहाँ आ जाए, जैसे हेलोजन आ जाए, OR आ जाए, OCOR हो जाए, ठीक है, तो हम उन्हें एसिड के डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करवानी है। जैसे मैंने ले लिया RCOX, मैंने ले लिया एसिड हैलाइड, आप इसको एसिल हैलाइड भी बोल सकते हो, एसिड हैलाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है पिरिडीन की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ, ठीक है ना। पिरिडीन की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ। पिरिडीन क्या होता है, देखो इधर, पिरिडीन एक 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, रेजोनेंस नहीं करता, इसलिए इजीली अवेलेबल रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो पिरिडीन है उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो एक बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा एस्टर, COOR एस्टर होता है, ठीक है। तो ये अपने पास एस्टर का कंपाउंड आ जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो क्या होगा, मैकेनिज्म आप इसका देखेंगे। मैकेनिज्म हम कैसे करवाएंगे, सबसे पहले ये एसिल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमें अल्कोहल से करवानी है। ऑब्वियस है, अल्कोहल का नेचर न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्बन पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और एक नाभिक्स नहीं है, अटैक कर देगा यहाँ। देखो क्या बन गया, हमें ये मिल गया RCO-X, इस कार्बन से क्या जुड़ गया OH और ये है R, यही बनाया ना। तो O अपने पॉजिटिव को हटाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके और ये यहाँ से रेजोनेंस करके इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। देखो क्या बाहर हो गया यहाँ से HCl। अब देखो यहाँ मैंने जो पिरिडीन यूज़ किया है वो पिरिडीन क्या करेगा, इस HCl से रिएक्शन करेगा, क्योंकि पिरिडीन बेस है और अम्ल क्षार रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉरी अम्ल और क्षार की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है, साल्ट यानी कि लवण बनता है। तो लोन पेयर इस H को ले लेगा, देखो क्या बना देगा, यहाँ आ जाएगा H, तो ये बन गया साल्ट, समझ रहे हो ना। देखो साल्ट फॉर्मेशन यहाँ मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ जो HCl बना है, देखो HCl बन गया और हमारे पास ये वाली स्पीशीज़ आ गई है,
ये बन गया ना, एस्टर बन गया है अपने पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर HCl की रिएक्शन pyridine की प्रेजेंस में क्यों करवाई है मैंने, क्योंकि pyridine क्या करता है, HCl से रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अब जो HCl यहाँ वापस से रिएक्शन करके इस बॉन्ड को ब्रेक करके एल्कोहल और क्या बना सकता था, एसिड हैलाइड, वापस से ये दो चीज़ें बन जाती जो हमें बनानी नहीं है, वरना रिएक्शन ही क्यों करवाती, ठीक है। तो हमें चाहिए था एस्टर, तो हम चाहते हैं कि हमें रिएक्शन एस्टर के रूप में ही मिले, हमें प्रोडक्ट एस्टर ही मिले, वापस से बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन वापस से पीछे ना जाए, इसलिए हम बनने वाले HCl को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने के लिए हम pyridine एक बेस के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो इस HCl से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। समझ गए ना ये रिएक्शन, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। एसाइलेशन हमें करवाना था जो हमने कर लिया है, एसिड डेरिवेटिव यूज़ किया है, एसिड डेरिवेटिव ही बन रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कल, जिसमें हम पढ़ेंगे एस्टरीकरण, ठीक है ना। वहाँ भी हम एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट आता है आपको पूछना ही है, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है।